चलिए, तो हम क्या कह रहे थे कि इस तरह का शेप हमें क्यों दिखता है, इस तरह का शेप हमें क्यों दिखता है, इस तरह का शेप हमें दिखता है क्योंकि लोअर लेवल पे क्या होते हैं, ज्यादा लोग होते हैं, राइट। तो ये हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन का सबसे निचला हिस्सा हुआ, एंड दिस इज योर फंक्शनल लेवल ऑफ एंटरप्राइज। ये कौन सा लेवल हो गया मेरा, फंक्शनल लेवल हो गया। पता है इसको फंक्शनल लेवल क्यों कहते हैं, इसको फंक्शनल लेवल क्यों कहते हैं, इसको फंक्शनल लेवल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होती हैं, है ना। तो फंक्शनल लेवल ये हो गया मेरा। इसके ऊपर हमारे पास एक लेवल होता है जिसको हम कहते हैं बिजनेस लेवल। तो यहां क्या आ गया मेरा, बिजनेस लेवल आ गया, राइट। और इसके ऊपर हमारे पास एक लेवल होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्पोरेट लेवल। तो आप अगर स्ट्रैटेजिक लेवल देखोगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको 3 स्ट्रैटेजिक लेवल्स दिखाई देंगे, या अगर हम इसको सीधा सीधा मैनेजमेंट लेवल की तरह अगर हम इसको एक्सप्रेस करना चाहें, अगर आपने लिख लिया है तो कोई बात नहीं। अगर मैं मैनेजमेंट लेवल देखूं तो आप बोलोगे सर अकॉर्डिंगली हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है। अब ये 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्यों बनेगा वो आप देखो, अभी आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है। जो सबसे ऊपर का मैनेजमेंट होता है इसको आप क्या बुलाते हो, टॉप मैनेजमेंट। सबसे नीचे का जो मैनेजमेंट होता है आप उसे बुलाते हो लोअर मैनेजमेंट, और बीच वाले को आप बुला देते हो मिड मैनेजमेंट या मिडिल मैनेजमेंट। अब ये मैनेजमेंट है क्या, टॉप, लोअर एंड मिडिल मैनेजमेंट की जब आप बात करते हैं तो इस मैनेजमेंट का क्या मतलब है। इस मैनेजमेंट का सीधा सीधा मतलब है कि जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचते हैं, किसी भी कंपनी के बारे में सोचते हैं, तो व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली। आप कहते हैं सर ऑर्गेनाइजेशन इज कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज एंड दोज रिसोर्सेज आर 5M। क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं हमारे पास, एक तो होता है मैन, देन वी हैव द मनी, कैपिटल इज रिक्वायर्ड, देन वी हैव द मशीन, मशीनरीज आर रिक्वायर्ड, देन वी हैव द मटीरियल, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल। और इनको हम कैसे यूज करें, फॉर दैट पर्पस वी विल हैव रूल्स एंड रेगुलेशन, जिसको मैंने कह दिया मिनट्स। सो मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, मिनट्स। सो ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज, 5M। इसी रिसोर्सेज का कलेक्शन कोई भी कंपनी होता है, और इन्हीं रिसोर्सेज के मदद से व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू क्रिएट सम प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंड वी प्रोवाइड दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू कस्टमर टू satisfy them, so satisfy their need by making profit। तो हमने नीड सेटिस्फाई करना है, प्रोडक्ट बनाना है, प्रोडक्ट बेचना है, और जब वो प्रोडक्ट खरीदेंगे तो हमारा मार्जिन बनेगा, वही मार्जिन हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यही आइडिया है। तो जरा गौर करो कि ये जो रिसोर्सेज हैं हमारे, इस रिसोर्सेज का ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा। तो आपने कहा 3 लेवल में हम अपने रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। 3 लेवल में अपने रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये तीनों लेवल पे हमारे पास कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह के मैनेजर्स हमारे तीनों लेवल पे होते हैं। सो दीज आर सर्टेन पीपल हु आर एट द टॉप लेवल, देयर आर सर्टेन पीपल हु आर एट द मिड लेवल, एंड देयर आर सर्टेन पीपल हु आर एट द लोअर लेवल, जो क्या कर रहे होंगे, हर एक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स को हैंडल कर रहे होंगे, अफेयर्स को मैनेज कर रहे होंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन के अफेयर्स को क्या कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे। तो ये जो की ग्रुप ऑफ पीपल है, ये जो की ग्रुप ऑफ पीपल है, इसको आप बेसिकली क्या कहते हो, मैनेजमेंट। यही कहलाता है आपका टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट। तो यहां मैनेजमेंट वर्ड किसको रेफर कर रहा है, मैनेजमेंट वर्ड की ग्रुप ऑफ पीपल को रेफर कर रहा है हु आर रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द अफेयर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो मैनेजमेंट कैन ऑल्सो बी अंडरस्टूड एज अ की ग्रुप ऑफ पीपल। यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। कोई भी डाउट हो तो पूछो, कोई भी थॉट्स आए दिमाग में तो पूछो। अगर थॉट नहीं आ रहा है दिमाग में तो 2 ही कंडीशन ऐसा होता है बालक जिसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता। एक, या तो आप सब कुछ जानते हो, और दूसरा आप कुछ नहीं जानते हो, है ना। बाकी बीच में जो भी बच्चा होता है ना, उसके दिमाग में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो जो भी दिमाग में आए आप इमीडिएटली क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब जरा गौर करो, इसके साथ साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जैसे मान लो मैंने टॉप मैनेजमेंट को देखा, तो हमने क्या कहा, दिस इज माय टॉप मैनेजमेंट, जिसपे रिस्पॉन्सिबल होती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को रन करने की, गवर्न करने की, ठीक है। नाउ दिस टॉप मैनेजमेंट विल बी परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस एंड प्रोसेसेस।
So in your organization you also perform various functions and processes. आप कई तरह के फंक्शंस एंड प्रोसेसेस को परफॉर्म करते हैं, जिन फंक्शंस एंड प्रोसेसेस के थ्रू आप अपना काम करते हैं. जैसे जाहिर सी बात है, यू विल हैव टू डू द प्लानिंग. यू विल हैव टू डू द प्लानिंग. आप रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करने की बात कर रहे हैं तो आपको ऑर्गेनाइजेशन भी करना होगा, तो ऑर्गेनाइजिंग भी होता है. टॉप मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को लीड भी करना होता है, मोटिवेट भी करना होता है, तो लीडिंग भी होता है. और अगर कहीं डेविएशन आया तो टॉप मैनेजमेंट को कंट्रोल भी एक्सरसाइज करना होगा, तो दैट इज कंट्रोलिंग एज वेल. अब ये जो फंक्शंस, इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस हैं विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच आर बीइंग डन बाय दीज पीपल ओनली, ये इन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है. इस सेट ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसेसेस को भी हम बुलाते हैं मैनेजमेंट. इसको भी क्या बुलाते हैं? मैनेजमेंट बुलाते हैं. तो आप जो पढ़ रहे हो वो क्या है? आप जो पढ़ रहे हो वो क्या है? बेसिकली आपका मैनेजमेंट स्टडीज है. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आप पढ़ रहे हो, लेकिन क्या आपने कभी मैनेजमेंट स्टडीज के बारे में सुना है? पढ़ा है ना, जानते हो ना. जैसे हमने कहा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, ये सारे फंक्शंस हैं, जो सारे प्रोसेसेस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं इन एन ऑर्गेनाइजेशन. एंड दीज फंक्शंस एंड प्रोसेसेस आर बेसिकली परफॉर्म्ड बाय द की ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन चार्ज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. जी, इन्हीं पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन की, और वही लोग इन प्रोसेसेस को क्या कर रहे होते हैं? परफॉर्म कर रहे होते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में. दीज प्रोसेसेस और सेट ऑफ फंक्शंस एंड प्रोसेसेस आर आल्सो कॉल्ड एज मैनेजमेंट. और यहीं से हम कहते हैं कि मैनेजमेंट कैन बी अंडरस्टूड इन टू सेंसेस, जो शिवानंद ने अभी अभी सबसे शुरू में बताया था. मैनेजमेंट को कितने सेंस में देख सकते हैं? कैन बी सीन इन टू सेंसेस. कैन बी सीन इन टू सेंसेस. दो सेंसेस में मैनेजमेंट को देख सकते हैं. पहला, एज अ की ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, एंड दूसरा as a set of interrelated functions and processes. Interrelated functions and processes. Interrelated functions and processes. कौन से फिफ्थ में क्या लिखा है? 5M, मिनट्स. मिनट्स होता है ना, मिनट्स से ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं. बोर्ड मीटिंग का मिनट्स होता है ना, उसी मिनट्स की हम बात कर रहे हैं. सो मिनट से ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, तो रूल्स एंड रेगुलेशंस की जगह मैं मिनट्स बोलता हूं, तो ये 5M बन जाता है ना हमारा. सो इसको क्या कर दो? मिनट्स. दिस इज योर 5M. ठीक है. तो कितने सेंस में आप मैनेजमेंट को देख सकते हैं? तो मैनेजमेंट कैन बी सीन इन हाउ मेनी सेंसेस? मैनेजमेंट कैन बी सीन इन टू सेंसेस, एज अ की ग्रुप ऑफ पीपल एंड सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस. अब ये फंक्शंस एंड प्रोसेसेस को कौन परफॉर्म कर रहा है? परफॉर्म्ड बाय यही की ग्रुप ऑफ पीपल, जिसको हम शुरू में हमने मैनेजमेंट कहा है. परफॉर्म बाय ये वाला जो की ग्रुप ऑफ पीपल है, यही बेसिकली इस फंक्शंस को क्या कर रहे होते हैं? परफॉर्म कर रहे होते हैं. और दोनों सेंस में मैनेजमेंट को देखा जाता है. तो मैनेजमेंट स्टडीज भी होती हैं और मैनेजमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स भी होते हैं. तो जो लोगों का आपने लेवल बना के रखा है उसको भी आप कहते हैं मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट, लोअर मैनेजमेंट. और जो आप जो डिफरेंट फंक्शंस, प्रोसेसेस को आप अप्लाई करते हैं अपनी कंपनी में, उसे भी आप कहते हैं मैनेजमेंट. मैनेजरियल प्रोसेसेस. प्लानिंग इज अ मैनेजरियल प्रोसेस. स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इज अ मैनेजरियल प्रोसेस. राइट? दीज आर ऑल व्हाट? मैनेजरियल प्रोसेस. डन? तो मैनेजमेंट कैन बी सीन इन हाउ मेनी सेंसेस? टू सेंसेस. बात आ गई समझ में? डन? आ जाओ. अ गुड मैनेजमेंट is a critical part or ingredient of strategic management. बताइए क्या कहना है आपका? द स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट. आपको बताना है यस है या नो है. So tell me, what would be the answer? No. A good management is a critical part of or ingredient of strategic management. एक अच्छा मैनेजमेंट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है.
तो हम क्या बोलेंगे? यस, बात तो बिल्कुल सही है ना? इस बात को हमेशा याद रखना। एसएम जो है या स्ट्रैटेजी है जो वो कभी भी मैनेजमेंट को सब्स्टिट्यूट नहीं करता, क्योंकि जैसे ही आप प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एग्जीक्यूशन, लीडिंग, कंट्रोलिंग इन सब की बात करते हो ना, इसमें आपके मैनेजमेंट का अच्छा होना जरूरी है। इफ योर मैनेजमेंट इज नॉट गुड, इन दैट केस आपका ये पूरा का पूरा जो एंडेवर आप करने जा रहे हो ना, जो सब्जेक्ट को पढ़ के आप करने जा रहे हो, वो सब फेल हो जाएगा। तो अ गुड मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ गुड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट का अच्छा होना क्या होता है? जरूरी होता है। सो दिस इज वाइटल, है ना? दिस इज वाइटल, करेक्ट। अब आ जाओ, ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कितने सेंस में देखते हैं हम? तो आप बोलोगे सर हम 2 सेंसेस में देखते हैं मैनेजमेंट को। कितने सेंस में देखते हैं? 2 सेंसेस में देखते हैं मैनेजमेंट को। तो लेट्स सी दिस। देखिए, जरा देखना है इसको, क्या कह रहे हैं? इट इज क्रिटिकल टू अंडरस्टैंड द टर्म मैनेजमेंट बिफोर delving deep into the exciting world of strategic management. So what is the term management? So it is used in how many senses? In 2 senses. पहला एक की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। तो वो की ग्रुप ऑफ पीपल की हम बात कर रहे हैं हु आर इन चार्ज ऑफ अफेयर्स ऑफ एंटरप्राइज। So they are actually handling all the affairs of the enterprise. So that key group of people is referred as management. And second, set of interrelated functions and processes carried out by the management, and that management is nothing but the key group of people, है ना? So key group in charge of affairs, ऐसे भी देखा जाता है मैनेजमेंट को, एंड सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, ऐसे भी देखा जाता है मैनेजमेंट को। जब की ग्रुप की आपने बात करी तो क्या कह रहा है? देखो, इट इज यूज्ड विद रेफरेंस टू अ की ग्रुप इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स। Management is responsible to bring together and integrate the disorganized resources of manpower, money, material, technology, which are then combined into a functioning whole with view to make organization purposeful and productive entity. So it is the management who will be organizing all 5M to make a functional entity. अब 5M को ऑर्गेनाइज करने का जिम्मा किसका होता है? जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट का होता है। एंड देन वी गेट अ फंक्शनल एंटिटी, वी गेट अ होल कंपनी ऑपरेटिंग। So we get a functional entity after organizing all the resources. And इसको organize करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैनेजमेंट की है। An organization becomes a unified functioning system when management systematically mobilizes and utilizes the diverse resources efficiently and effectively. So this is a resource basically what we are deploying to achieve our objective. Management is responsible to make the organization a unified whole, a functioning system, by mobilizing and utilizing what? Resources. So if you remove all these resources from an organization, मान लो अगर मैं बात करूं, आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे इमेजिन कर सकते हो रिसोर्स के बगैर? जरा सोचो, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल को हटा दो, तो आप बोलोगे यही तो होता है ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी कंपनी में क्या होता है? किसी भी कंपनी में क्या होता है? मैन, मनी, मशीन, मटेरियल, राइट? The survival and success of an organization depends to a large extent on the competence and character of its management. How strong your management is, इस पे बहुत हद तक आपका सर्वाइवल और आपका सक्सेस क्या करेगा? डिपेंड करेगा, है ना? एक एग्जांपल ले लो, अगर मैं बैड मैनेजमेंट का एक एग्जांपल दूं आपको, एक बैड मैनेजमेंट का अगर मैं एग्जांपल दूं, बैड मैनेजमेंट बोलो या वीक मैनेजमेंट बोलो, आपको पता है एक बहुत ही ब्रिलियंट एग्जांपल है आपके सामने, एंड दैट एग्जांपल इज ऑफ नोकिया। नोकिया में, नोकिया भले ही नंबर 1 कंपनी थी, एक टाइम ऐसा था, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ के चक्कर में, इस चक्कर में, सस्ता, सुंदर और टिकाऊ के चक्कर में नोकिया वाज द लीडर इन मोबाइल फोन। बट उस समय भी नोकिया हैज अ वीकनेस, एंड दैट वीकनेस वाज इट्स मैनेजमेंट वाज नॉट गुड। इसका मैनेजमेंट कभी अच्छा नहीं रहा। इसका मैनेजमेंट क्या था? वीक था। सो एक अगर वीक मैनेजमेंट है तो सर्वाइवल और सक्सेस को गारंटी करना इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो आप क्या कहते हैं? सर्वाइवल एंड सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन द कॉम्पिटेंस एंड कैरेक्टर ऑफ इट्स management. Management keeps organization responsive to changing environmental conditions and maintain a balance. So it's a responsibility of management to keep organization responsive. ठीक है, जरा देखना। और अगर हम प्रोसेसेस की बात करें तो मैनेजमेंट इज ऑल्सो यूज्ड विद रेफरेंस टू अ सेट ऑफ इंटररिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस carried out by the management of an organization to attain its objective. So it's also referred as a set of functions and processes
जो किया गया क्या अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। सपोज यू टॉक अबाउट मार्केट शेयर गेन करने की बात करते हैं। मान लो आप कहते हो कि वी हैव टू बिकम द मार्केट लीडर, और लेट्स से आपने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया दैट वी हैव टू इंक्रीज आवर सेल। आप सेल को बढ़ाना चाहते हैं लेट्स से बाय 30% इन 1 ईयर और 2 ईयर। सो दिस इज योर ऑब्जेक्टिव, टू इंक्रीज सेल बाय 30%। आप 30% से अपने सेल को बढ़ाना चाहते हो। तो जब आप अपने 30% से अपने सेल को बढ़ाना चाहते हो, फॉर दैट पर्पस सर्टेनली यू विल हैव टू डू द प्लानिंग। आपको क्या करना होगा, प्लानिंग करना होगा। अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू डू द स्टाफिंग, आपको स्टाफिंग करना होगा, मतलब ऐसे सेल्समैन को हायर करना होगा। साथ ही साथ आपको उन्हें मोटिवेट रखना होगा, तो यू विल हैव टू डू द लीडिंग। सो अगर ये प्लानिंग, स्टाफिंग, लीडिंग की अगर आप बात करो तो ये आपको करना होगा टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, राइट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट, मैनेज। इसी को हम कह रहे हैं मैनेज। मैनेजमेंट इज ऑल्सो रेफर्ड एज इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव ऑब्जेक्टिव। सपोज वी नीड टू कंडक्ट अ प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट में वी नीड टू इन्वेस्ट रुपीज 10 लाख। 10 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए इस प्रोजेक्ट में। तो अगर 10 लाख का इन्वेस्टमेंट चाहिए तो ऐसे सिचुएशन में वी हैव टू डिसाइड कि व्हाट विल बी आवर सोर्सेज ऑफ फंड, कहां से हम पैसा उठाएंगे। हम जानते हैं कि वी हैव द डेट, वी हैव द इक्विटी, राइट। हम कहीं से भी पैसा रेज कर सकते हैं, डेट से भी रेज कर सकते हैं, इक्विटी से भी रेज कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर जल्दी दिखता नहीं है हमारे को, हो सकता है थोड़ा बहुत हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग में भी हो। तो जब हम सोर्सेज को डिसाइड करने की बात करते हैं कि डेट से रेज करिए या इक्विटी से रेज करिए, तो ऐसे ही कर लेते हैं क्या? तो आप कहते हो नहीं, आप कहां जाते हो, यू गो फॉर द फाइनेंसिंग डिसीजन। और जब फाइनेंसिंग डिसीजन पे जाते हो, अगेन डिफरेंट प्रोसेसेस, डिफरेंट फंक्शंस, डिफरेंट प्रोसीजर्स विल बी फॉलोड। सो ये मेरा ऑब्जेक्टिव था, टू सोर्स फंड। और जैसे ही हमने फाइनेंसिंग को ऑब्जेक्टिव बनाया, तो अकॉर्डिंगली वी विल हैव टू टेक लॉट ऑफ डिसीजन, accordingly we will have to do lot of planning, and by doing that planning we'll be able to procure the fund. So ये सारे functions basically, ये सारे के सारे functions इंटर रिलेटेड होते हैं, ये सारे प्रोसेसेस इंटर रिलेटेड होते हैं, और इसी को कहा जाता है क्या? मैनेजमेंट। These functions include planning, organizing, directing, staffing and control. So planning, organizing, directing, staffing and control, अभी फिलहाल नाम याद रखना, बाद में तो हम इन सबको बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। ये है आपका मैनेजमेंट। कितने सेंस में देखा आपने मैनेजमेंट को? 2 सेंसेस में देखा, मैनेजमेंट एज अ की ग्रुप एंड मैनेजमेंट एज अ इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, है ना। और ऑल काइंड ऑफ प्रोसेस, ऑल काइंड ऑफ फंक्शंस, व्हाटएवर यू कैन थिंक ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपको सेकेंड कैटेगरी में आप उसको इंक्लूड करके चल सकते हैं, इसी के अंडर सब आता है। तो दिस इज योर मैनेजमेंट। ये क्या था? आपका मैनेजमेंट था, ठीक है। Now we will go to the concept of strategy. Is it clear or not? ठीक है, ये क्लियर है ना? ये क्लियर है बालक? जल्दी बताओ, हाँ ना में जवाब दो ताकि मैं सवाल पूछ सकूं आपसे। ये क्लियर है? बात आ गई समझ में? कितने सेंस में मैनेजमेंट को देखा जाता है? 2 सेंस में मैनेजमेंट को देखा जा सकता है, है ना। वीडियो की क्लैरिटी हो गई ना? वीडियो में कोई इशू तो नहीं आ रहा है? कितने सेंस में देखा जा सकता है? 2 सेंस में देखा जा सकता है। तो एक बात बताओ मुझे, एक कंपनी में एक मैनेजर है, मान लो, ठीक है। इसका नाम है रामलाल। मैनेजर का नाम क्या है? रामलाल। रामलाल इज अ मैनेजर एंड देयर इज अ सबऑर्डिनेट ऑफ दिस मैनेजर। इसका कोई जूनियर है, इसका क्या है? जूनियर है, उसका नाम है श्यामलाल। तो एक हो गया रामलाल और एक हो गया श्यामलाल, ठीक है। श्यामलाल को काम करने का इंस्ट्रक्शन कौन देगा? रामलाल। क्योंकि आप क्या कह रहे हैं कि श्यामलाल किसको रिपोर्ट कर रहा है? रामलाल को रिपोर्ट कर रहा है। रामलाल क्या है? मैनेजर है। श्यामलाल क्या है? इसका जूनियर है, राइट। सो दिस इज मैनेजर एंड दिस इज सम सबऑर्डिनेट, सम स्टाफ, करेक्ट। अब मेरा आपसे 2 सवाल है। अब रामलाल और श्यामलाल में क्या डिफरेंस रहा होगा? ऐसा क्यों नहीं है कि श्यामलाल मैनेजर है, रामलाल नहीं? ऐसा भी तो हो सकता था कि श्यामलाल मैनेजर होता, रामलाल नहीं होता, रामलाल श्यामलाल को सपोर्ट कर रहा होता। इन दोनों में डिफरेंस किस चीज का है? एक मैनेजर में और उसके जूनियर में या उसके सबऑर्डिनेट में किस चीज का डिफरेंस होता है? किसी भी डिपार्टमेंट को ले लेते हैं, अगर मान लो हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट को ले लेते हैं, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वी हैव डिफरेंट पीपल, है ना। और एक हियरार्की में लोगों को क्या किया जाता है? अरेंज किया जाता है। अब जैसे यहाँ देख लो, सबसे नीचे हमारे पास मान लो अकाउंटेंट आ गया, उसके बाद हमारे पास जूनियर मैनेजर आ गया, उसके बाद हमारे पास मैनेजर आ गया,
राइट। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्टर फाइनेंस आ गया या डायरेक्टर अकाउंट्स आ गया। तो इस तरह से हमारी हायरार्की जा रही है। वी हैव द अकाउंटेंट, वी हैव द जूनियर मैनेजर, वी हैव द मैनेजर एंड वी हैव द डायरेक्टर अकाउंट। अब ये सबसे ऊपर का पोजीशन हो गया, उसके बाद का पोजीशन ये, उसके बाद का पोजीशन ये, उसके बाद का पोजीशन ये। तो क्या इन पोजीशन में कोई फर्क होता है? आप क्या बोलोगे? हाँ डेफिनेटली इन पोजीशंस में तो फर्क होता ही है ना। ये फर्क का आधार क्या है? ये फर्क का आधार क्या है? क्या बोलोगे आप? इन दोनों में किस चीज का फर्क है? तो आप कहते हैं इनमें फर्क है स्किल्स का, इनमें फर्क है नॉलेज का, इनमें फर्क है एक्सपीरियंस का। दिस इज व्हाट मेक्स डिफरेंस। तो जाहिर सी बात है रामलाल के पास ज्यादा स्किल है, ज्यादा नॉलेज है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, तभी वो मैनेजर है। श्यामलाल के पास हो सकता है अभी इतना स्किल नॉलेज एक्सपीरियंस ना हो, तभी वो क्या है, सबऑर्डिनेट है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मैनेजर के पास जो होता है क्या होता है, दे हैव द स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज। So they have skill, knowledge, experience and expertise of particular area, जिस एरिया में भी वो क्या कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो दैट इज वन थिंग व्हाट यू कैन सी। तो दे हैव स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि मान लो ये जो जूनियर मैनेजर है, मान लो ये जूनियर मैनेजर जो है ये बीकॉम ग्रेजुएट है, इसने बीकॉम कर रखा है, ठीक है, और बहुत दिनों से काम कर रहा है, 5-6 साल से काम कर रहा है, तो प्रमोट होकर अकाउंटेंट से जूनियर मैनेजर बन गया। और ये जो अकाउंटेंट है ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है। अब एक सीए का बच्चा है, उसने ऐसे ही फर्म को ज्वाइन किया और शुरू में उसको अकाउंटेंट का पोस्ट मिला, उसने बोला चलो ठीक है कुछ दिन कर लेते हैं। अब ये बीकॉम ग्रेजुएट है और ये चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है। सो एक बार बताओ इसका मतलब क्या हो गया? क्या ऐसा हो सकता है कि ये सीए इस बीकॉम ग्रेजुएट की बात मानने से मना कर दे? क्या ये हो सकता है? चलो सोचो ना, प्रैक्टिकली सोचो, है ना, प्रैक्टिकली सोचो, बड़ा आसानी से चीजें आपके दिमाग में जाती चली जाएंगी। क्या ये प्रैक्टिकल है कि ये जो सीए है, जो अकाउंटेंट है, ये जूनियर मैनेजर बीकॉम ग्रेजुएट की बात मानने से मना कर दे? बोले मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तुमसे ज्यादा स्किल मेरे पास है, तुमसे ज्यादा नॉलेज मेरे पास है, वो तो मैं अभी फ्रेशर हूं इसीलिए मुझे उन्होंने अकाउंटेंट बना के रखा है, 6 महीने के बाद मुझे डायरेक्टर अकाउंट्स बना देंगे। क्या वो ऐसा बोल सकता है? यस और नो? आप बोलोगे नो। क्यों ऐसा हुआ? अगर मैं पूछूं क्या रीजन है क्यों ये ऐसा नहीं बोल सकता है? क्योंकि अगर उसने ऐसा बोला तो हो सकता है ये इसको क्या कर दे, फायर कर दे, बोले जाओ निकलो बाहर, क्योंकि ये इसी को रिपोर्ट कर रहा है ना, ये इसका डायरेक्ट क्या है, जूनियर है। तो जाहिर सी बात है वो इस तरह की बात नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? तो फिर बात आती है किसकी? अथॉरिटी की। फिर बात आती है किसकी? अथॉरिटी। जाहिर सी बात है जो मैनेजर है, मैनेजर्स आर वेस्टेड विद अथॉरिटी। उनको क्या दिया जाता है? वो पावर होता है उनके पास, वो अथॉरिटी होती है उनके पास, जिस अथॉरिटी के तहत वो अपने लोगों को क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं और डिफरेंट काम को करवा सकते हैं, है ना। सो दे हैव व्हाट, दे हैव वेस्टेड अथॉरिटी। क्या है उनके पास? वेस्टेड अथॉरिटी है, राइट। सो अथॉरिटी, है ना, सो दिस स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इज बैक्ड बाय अथॉरिटी। क्या बोलोगे? दिस इज बैक्ड बाय अथॉरिटी। दैट व्हाट द मैनेजमेंट एंड मैनेजर इज ऑल अबाउट। जरा देखना है इसको, क्या कह रहे हैं आप? मैनेजमेंट इज एन इन्फ्लुएंस प्रोसेस टू मेक थिंग्स हैपन, to gain command over phenomena, to induce and direct event and people in a particular manner. So event को और लोगों को particular manner में क्या करना? induce करना, direct करना, direction देना is what the management is. Influence is backed by power, competence, knowledge and resources. Manager formulate organizational goal, value and strategies to cope with, to adapt and adjust themselves with the behavior and changes in the environment. So this is the management. So what is management? It's nothing but an influence process. और यहाँ कहाँ से आती है भाई? तो आप कहते हो सर अथॉरिटी ऑफ ऑफिस से। कहाँ से मिलती है ये पावर आपको? अथॉरिटी ऑफ ऑफिस से। इन्फ्लुएंस इज बैक्ड बाय पावर, कॉम्पिटेंस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज। तो सिंपल सा इलस्ट्रेशन था किसका? मैनेजमेंट का, और सिंपल सी अंडरस्टैंडिंग है मैनेजमेंट की, ध्यान में रखिएगा और आगे बढ़िए। लेट्स टॉक अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, ठीक है। चलिए एक बार मैं फिर से एक रिमाइंडर दूंगा, एक बात मैं फिर से याद दिलाऊंगा, है ना, क्या कि क्या करना है सबको? क्लासेस में प्रेजेंट रहना है, बैकअप के भरोसे नहीं रहना है। अगर आप ज़्यादा क्लासेस बंक करोगे तो मैं बैकअप रुकवा दूंगा,
फिर बाद में आप चिल्लाते रहोगे, कुछ नहीं होगा, है ना। तो कोशिश करनी है, ये लाइव बैच है, अगर आपने लाइव बैच ज्वाइन किया है तो आप लाइव ही अटेंड करो। अगर आप लाइव अटेंड नहीं करना चाहते तो गूगल ड्राइव जिंदाबाद, तो गूगल ड्राइव के लिए बात कर लेना ऑफिस में। आप लाइव बैच में है, आपको लाइव ही रहना है और थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहना है क्लास में, ठीक है। मैं आपको कुछ सिचुएशंस देना चाहता हूँ, ठीक है, और मेरे को उस पर आपका रिस्पॉन्स चाहिए, आप क्या सोचते हो उस सिचुएशन के बारे में, ठीक है। ध्यान देना। देखो, ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ये है इंडिया और ये है पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है एक पहाड़, ठीक है, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, बीच में क्या है, एक बहुत बड़ा पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन। क्या है ये माउंटेन है, माउंटेन एरिया है ये। और ये माउंटेन जो है ये सेपरेट कर रहा है इंडिया को और पाकिस्तान को, राइट। और मान लो ये माउंटेन इंडिया में ही आ रहा है, इंडिया के ही बॉर्डर के अंदर है, ये एज्यूम कर लो। अब क्या हुआ, देखो ये पाकिस्तानी आर्मी ने क्या किया, इनको खुराफात सूझी, तो इन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इंडिया से लड़ाई करते हैं। ये करते रहते हैं अक्सर। इन्होंने कहा क्या करना है, इंडिया से लड़ाई करना है। तो व्हाट दे डिड इज, उन्होंने क्या किया, इस पहाड़ पे ऐसे करके इधर से जैसे तैसे चढ़ गए, ठीक है, और यहां पोजीशन, यहां का पोजीशन इन्होंने क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया। अब ये जो था ये इंडियन सेना का कैंप था और इस कैंप को इन्होंने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। इसको क्या कर लिया इन्होंने, कब्जा कर लिया, ठीक है, कब्जा कर लिया। अब क्या होगा भाई, अब इंडिया के सैनिक हो गए परेशान, बोले यार कब्जा कर लिया, बताओ ये तो गलत बात है। तो कब्जा कैसे कर लिया, छोड़ो, हटो वहां से। उसको बोला हटो वहां से, वो बोलता नहीं हटते। क्या बोलता है, नहीं हटते, नहीं हटेंगे हम, राइट। तो अब नहीं हटेंगे तो ऐसे तो होगा नहीं भाई, जबरदस्ती वाली बात थोड़ी है, नहीं हटोगे तो हम हटा देंगे। तो इन्होंने कहा कि इंडियन आर्मी ने कहा कि चलो फिर हो जाए, है ना, कर लेते हैं फैसला। तो अब क्या करेंगे ये, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि चलो अटैक, और जंग छिड़ गई, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इंडियन फोर्स तो यहां है बेस ऑफ माउंटेन में, एंड पाकिस्तानी आर्मी का पोजीशन ऑलरेडी कहां है, टॉप ऑफ माउंटेन में। तो इंडियन और पाकिस्तानी आर्मी में से किसके पास एडवांटेजियस पोजीशन है, बता सकते हो, किसके पास एडवांटेजियस पोजीशन है, कौन ज्यादा एडवांटेजियस पोजीशन में है, किसका पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है, किसका पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है, जल्दी बताइए, क्विक। किसका पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है, इंडिया का या पाकिस्तान का, पाकिस्तान का, है ना। तो हम कहते हैं सर इसका पोजीशन जो है ना, इसका पोजीशन ज्यादा स्ट्रांग है, इसका पोजीशन क्या है, ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये इसके पास पोजिशनल एडवांटेज है, इसके पास क्या है, पोजिशनल एडवांटेज है ना, इसके पास पोजिशनल एडवांटेज है। कैसा एडवांटेज है, पोजिशनल एडवांटेज है, इसका पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, इसके पास पोजिशनल एडवांटेज है क्योंकि ये पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है। अब ये पहाड़ के ऊपर बैठा हुआ है, सामने से जो भी इंडियन आर्मी के लोग जाएंगे उन्हें साफ साफ दिखाई देगा और वो उन्हें आसानी से टारगेट कर सकते हैं, यही हुआ था कारगिल युद्ध में, कारगिल युद्ध में एग्जैक्टली यही हुआ था, वो आसानी से टारगेट कर सकते हैं। तो इंडियन फोर्स का ऊपर जाना क्या होगा, मुश्किल होगा मुश्किल। और इनके लिए मजेदार बात क्या है कि इनके पास एक एडवांटेजियस पोजीशन है कि उन्होंने ऊंचाई को पहले से ही कब्जा करके रखा हुआ है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताओ, और क्या सलाह देते हो आप पाकिस्तानी आर्मी को, और क्या सलाह देते हो। वैसे वो कुछ भी कर ले, जीत तो इधर की होनी है, ये तो पक्का है, फिर भी बाद में जितवा लेंगे इधर वाले को ना। और क्या करेगा ये, सो इट इज हैविंग अ पोजिशनल एडवांटेज, द पाकिस्तानी आर्मी इज हैविंग द पोजिशनल एडवांटेज। और साथ ही साथ व्हाट विल दे ट्राई टू डू, कि ये जो इंडियन आर्मी है ना, हु आर ट्राइंग टू क्लाइंब द माउंटेन, इनको रोका जाए, इनको क्या किया जाए, रोका जाए। और इनको कैसे रोक सकते हैं वो जरा सोचो आप। तो वो यहां से क्या करेंगे, यहां बहुत सारा गोला बारूद वो इकट्ठा करके रखेंगे,
टैंक, तोप, जो भी वो वहां ऊंचाई पे जो कुछ भी ले जा सकते हैं, वो क्या करेंगे, उसको यूज करेंगे, मोटार्स वगैरह, है ना. सो दे विल बी यूजिंग हैवी आर्टिलरी एंड गन्स वगैरह, जिसके थ्रू वो क्या करना चाहेंगे, इसको, इसके लिए डेटरेंस पैदा करेंगे, डेटर करना चाहेंगे. और दे विल बी ट्राइंग टू बिल्ड अ काइंड ऑफ बैरियर. ये जो आप हैवी, जो आप गन फायर यूज कर रहे हैं यहां टॉप से, ये हैवी गन फायर इसलिए यूज किया जा रहा है कि ये आर्मी ऊपर ना जा सके, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है. यानी कि यू हैव क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड एज एंट्री बैरियर. क्या कर दिया आपने, एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया. अब वो एंट्री बैरियर का मतलब क्या हुआ कि लगातार वो गोली बारूद चला रहे हैं, जब वो लगातार गोलियां चला रहे हैं तो अब नीचे से ऊपर कैसे चढ़ेगा, है ना. उसमें क्या होगा भाई, आप उसको पोजीशन का एडवांटेज है, और साथ ही साथ उस पोजीशन पे कोई दूसरा ना जा सके, इसके लिए वो क्या क्रिएट कर रहा है, वो एंट्री बैरियर क्रिएट कर रहा है. और वो एंट्री बैरियर क्या है, वो नहीं कहते, लगातार गोलीबारी कर रहा है ताकि कोई भी पहाड़ पे किसी भी साइड से चढ़ के ऊपर तक ना आ सके. यही हुआ था कारगिल में. हालांकि इस एडवर्स सिचुएशन में भी इंडियन आर्मी ने रास्ता निकाल लिया. दे वेंट अप टू द हिल एंड दे वॉन द बैटल. दिस इज स्ट्रैटेजी. हम इसी को स्ट्रैटेजी कह रहे हैं. सो दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू क्रिएशन बाय पोजीशन या थ्रू पोजीशन. वैल्यू क्रिएशन थ्रू पोजीशन में आप इस केस में जरा गौर से देखो इसको. आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि एक फर्म है, आप ऐसे सोचो, एक फर्म है जिसने मार्केट में एक एडवांटेजियस पोजीशन गेन किया और फिर उसने एंट्री बैरियर क्रिएट किया. एंट्री बैरियर क्रिएट किया कि उस पर्टिकुलर एरिया में कोई दूसरा फर्म आके ऑपरेट ना कर सके. तो अगर मेरे पास कुछ एडवांटेज है और मैंने एक रिस्ट्रिक्शन क्रिएट कर दिया कि अब उस एरिया में आके कोई दूसरा फर्म अगर ऑपरेट ना कर सके, तो आपको पता है कि वो मेरा एडवांटेज सस्टेनेबल होगा और मैं लंबे समय तक उस एडवांटेज को एंजॉय कर पाऊंगा. होगा या नहीं होगा? इस तरह का अटैक सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा? आप इसी एग्जांपल में दिमाग लगाओ तो आपको खुद फील हो रहा होगा कि यार ये तो बहुत मुश्किल है, ऊपर जाएगा कैसे. अगर वो जो टॉप पे बैठा हुआ है उसके पास अगर एम्पल ऑफ रिसोर्सेज है, सफिशिएंट रिसोर्सेज है, वो तो कभी नीचे वाले को ऊपर चढ़ने ही नहीं देगा. एंड एग्जैक्टली दैट हैपेंस एंड दिस इज कॉल्ड एज वैल्यू क्रिएशन थ्रू पोजीशनिंग. क्या कहते हैं इसको? वैल्यू क्रिएशन थ्रू पोजीशनिंग. दैट इज अ स्ट्रैटेजी. दैट इज अ स्ट्रैटेजी. तो इसमें क्या दिखा आपको? तो आपको दिखता है कि सर अगर हम देखें तो हाउ अ पर्टिकुलर आर्मी इज यूजिंग द रिसोर्सेस, वो अपने रिसोर्सेज को कैसे यूज कर रहा है. तो आर्मी में क्या रिसोर्स होता है? आर्मी में होता है जो जवान होते हैं, जो लड़ने वाले लोग होते हैं वो, और उनके जो वेपन्स होते हैं. तो ये जो इनके सोल्जर्स हैं और इनके जो वेपन्स हैं, यही रिसोर्स है आर्मी का. तो सोल्जर, वेपन, बटालियन, ट्रूप्स, ये ट्रूप का मूवमेंट कैसे करते हैं, ट्रूप को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं, दिस इज व्हाट द स्ट्रैटेजी इज. एंड यही पहले मिलिट्री में यूज होता था, जिसको बिजनेस में लाया गया, क्योंकि हम कहते हैं बिजनेस इज नॉट लेस देन द वॉर. तो जैसे मिलिट्री के पास रिसोर्सेज होते हैं, वैसे बिजनेस में भी हमारे पास 5M होते हैं, और उन्हीं 5M को हम कैसे यूज करें इन बेस्ट पॉसिबल वे, ताकि हम अपने कंपटीशन पे एडवांटेज क्रिएट कर सके और उस एडवांटेज को सस्टेन कर सके. तो हमने कहा एक तरीका है वैल्यू क्रिएशन थ्रू पोजीशनिंग, जिसको हमने मिलिट्री एग्जांपल से समझ लिया. और वैल्यू क्रिएशन थ्रू पोजीशनिंग का मतलब है एक यूनिक पोजीशनिंग क्रिएट करना मार्केट में, और उस यूनिक पोजीशनिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एंट्री बैरियर क्रिएट करना कि कोई दूसरा फर्म आके हमारे उस बेनिफिट को ना डिस्टर्ब कर सके और हम सस्टेन कर सके लंबे समय तक उस एडवांटेज के साथ, टू अर्न अट्रैक्टिव प्रॉफिट. बात आई समझ में? सो दिस इज अ स्ट्रैटेजी. करेक्ट? ये क्या हो गया मेरा? दिस इज माई स्ट्रैटेजी. ठीक है, फर्दर सोचो. क्या बोला आपने इसको? यहां नोट करके लिख दो इस एग्जांपल के नीचे. क्या बोलोगे? वैल्यू क्रिएशन थ्रू पोजीशनिंग. वैल्यू क्रिएशन थ्रू पोजीशनिंग. ओके? जो कुछ भी आप सीख रहे हो ना, ये सब कनेक्ट होगा बाद में, राइट? वैल्यू क्रिएशन हमारे टॉपिक में है, तो जो भी आप सीख रहे हो ये सब कनेक्ट होगा. तो ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टोरी याद रहे और असली चीज, जो असली मसाला है वो भूल जाएं. इंसान के पास कितने दिमाग होते हैं? इंसान के पास होते हैं बालक 2 दिमाग, और स्ट्रैटेजिक
मैनेजमेंट पढ़ते वक्त आप घुटने के दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये बहुत जटिल सब्जेक्ट है, इसमें आपको बहुत दिमाग लगाना होगा, क्योंकि ये खेल ही दिमाग का है। आप किसी कंपनी के मैनेजर बनते हैं और 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, आप समझ सकते हो कि वहाँ क्या लेवल ऑफ प्रेशर होगा और कैसे एक डिसीजन किसी भी कंपनी को बैंकरप्ट कर सकते हैं, ये बताने की जरूरत मुझे नहीं है। तो जाहिर सी बात है, एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है और उस कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में यू हैव टू टेक योर डिसीजन, यू हैव टू फॉर्मुलेट योर स्ट्रैटेजी टू विन द वॉर। और हमने कहा एक तरीका सर है वैल्यू क्रिएशन थ्रू पोजिशनिंग, है ना। आ जाओ सेकेंड पे। अब जरा गौर करो, देखो क्या हुआ। यूएसए जानते हो ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। रशिया को जानते हो आप, है ना, रशिया को भी जानते हो, यूएसए को भी जानते हो। अब जब हम बात करें न्यूक्लियर वेपन की, देखो जब हम बात करें न्यूक्लियर वेपन की, ठीक है, हम किसकी बात करें, न्यूक्लियर वेपन की। सो न्यूक्लियर वेपन सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों के पास है, न्यूक्लियर वेपन सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों के पास है। तो क्या आप, मैं ये कह सकता हूं, अगर हम, फिर से मिलिट्री एग्जांपल ही है, अगर हम मिलिट्री की बात कर रहे हैं तो एडवांस्ड इक्विपमेंट, बताओ मेरे को, एडवांस्ड इक्विपमेंट, जो एडवांस्ड इक्विपमेंट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, फाइटर प्लेन्स हैं, गन्स हैं, वो भी इन्हीं के पास है या नहीं है। और भी कुछ कंट्री लिस्ट में आ सकती हैं, बट हम दो को मेजर लेके चल रहे हैं। तो न्यूक्लियर वेपन इनके पास है, एडवांस इक्विपमेंट्स इनके पास है। तो जाहिर सी बात है इनके पास ऐसे मिलिट्री रिसोर्सेज हैं, ऐसे मिलिट्री रिसोर्सेज हैं जो किसी के पास नहीं है। और कहीं ना कहीं इस आधार पे ये मिलिट्री फ्रंट में वर्ल्ड में डोमिनेट करते हैं, कोई इनसे लड़ना नहीं चाहता जल्दी, बिकॉज द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दे हैव, द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दे हैव, दोज रिसोर्सेज आर व्हाट, दोज रिसोर्सेज आर वेरी एडवांस and those resources are not available with all of the countries and that is why they dominate. Yes or no? तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं ऐसा कहूं आपसे, अगर न्यूक्लियर वेपन का ही हम एग्जांपल ले लें तो आप कहते हैं इसका मतलब यूएसए का न्यूक्लियर वेपन के सेंस में क्या है, वैल्यू क्रिएशन है, वैल्यू क्रिएशन है थ्रू क्या, रिसोर्सेस। यस और नो, वैल्यू क्रिएशन थ्रू रिसोर्सेस। तो वैल्यू क्रिएशन थ्रू रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, तो पहला तो वैल्यू क्रिएशन थ्रू पोजीशनिंग आपने कह दी कि मेरा मार्केट पोजीशन ऐसा है, मेरी कंपनी का एक यूनिक पोजीशनिंग हमने अचीव किया और उस यूनिक पोजीशनिंग को हमने डिफेंड किया बाय क्रिएटिंग एंट्री बैरियर, ताकि कोई और ना आ सके और हम उसको सस्टेन कर सके लंबे समय तक। एक तरीका तो ये था हमारा जीतने का। दूसरा तरीका हम कह रहे हैं दैट रिसोर्सेज, वैल्यू क्रिएशन थ्रू रिसोर्सेज। सपोज यू हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी विद यू, you have huge capital, या सोचो you have some advanced technology with you and you are using that capital and technology to dominate the market. You are using that technology and capital to provide high value to the customer and ultimately you will be able to gain substantial market share. यही होगा. So you are talking about what, resources. अब इन resources की क्या होती है, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। और इसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि डिफिकल्ट टू इमिटेट। क्या होना चाहिए, ये डिफिकल्ट टू इमिटेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डिफिकल्ट टू इमिटेट, मतलब जल्दी कोई कॉपी ना कर पाए। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन जिसके पास है उसी ने बोला कि न्यूक्लियर वेपन प्रोलिफरेशन बंद करो। कहने का मतलब उन्होंने हर एक देश के साथ एग्रीमेंट करना शुरू किया कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। आपको याद हो गया इंडिया पे भी प्रेशर था कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते, है ना, तब तक टेस्ट कर लिया इंडिया ने, राइट। सो क्या किया इन्होंने, इनके पास तो है, और फिर इन्होंने कहा कि भाई अब ये कोई नहीं बनाएगा। तो बेसिकली व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, दे आर ट्राइंग टू इंश्योर कि कोई भी उस रिसोर्स को इमिटेट नहीं कर रहा, कोई भी उस रिसोर्स को कॉपी नहीं कर रहा, क्योंकि आपका रिसोर्स जितनी तेजी से इमिटेट होगा, जितनी तेजी से कॉपी होगा, आपका जो एडवांटेज क्रिएट हुआ है, आपका जो वैल्यू क्रिएशन हो रहा है, वो खत्म हो जाएगा। So if you have some resources of that kind which is difficult to imitate, resources which is valuable, resources जो क्या हो, valuable हो, और resources जो क्या हो, rare हो, तीनों characteristics को दिमाग में हमेशा रखना। क्या क्या बोलोगे, rare resource होना चाहिए, मतलब कुछ के पास ही है, आपके पास ही है, ऐसा नहीं कि सबके पास है। अगर सबके पास हो गया तो क्या एडवांटेज है,
दूसरा वैल्यूएबल होना चाहिए, और तीसरा डिफिकल्ट टू इमिटेट होना चाहिए। अगर ऐसा रिसोर्स है तो ऐसे रिसोर्स से भी वी कैन क्रिएट वैल्यू। सो दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी। ये भी हमारा क्या है, एक स्ट्रैटेजी है ना। तो आपने क्या कहा, तो आप कह रहे वैल्यू क्रिएशन थ्रू पोजिशनिंग, दूसरा आपने कहा वैल्यू क्रिएशन थ्रू रिसोर्सेज। दिस इज अ वे टू विन द वॉर। सो वी कैन गेट अ पोजिशन एंड डिफेंड द पोजिशन, और वी कैन क्रिएट वैल्यू यूजिंग आवर रिसोर्सेज। तो ये भी हमारी क्या है, एक स्ट्रैटेजी है। तो व्हाट इज द स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली, व्हाट यू आर गेटिंग द आइडिया ऑफ ऑल दीज। तो आप कहते हैं सर बेसिकली हर एक बिजनेस के पास, एवरी बिजनेस इज हैविंग लॉट ऑफ रिसोर्सेज विद देम। हर एक बिजनेस के पास क्या है, मैन है, मशीन है, मनी है, मटेरियल है, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है, राइट। अब ऐसे सिचुएशन में उस रिसोर्सेज को वो कंपनी किस तरह से यूज करती है, उस रिसोर्सेज को वो कंपनी किस तरह से यूज करके उसके आधार पे एडवांटेज क्रिएट करती है, और उस एडवांटेज को कैसे सस्टेन करती है, इसी के ब्लूप्रिंट को, इसी के प्लान ऑफ एक्शन को हम स्ट्रैटेजी बुलाएंगे। तो स्ट्रैटेजी एक डेलिबरेट प्लान ऑफ एक्शन होता है। स्ट्रैटेजी इज नॉट लाइक अ सिंगल डिसीजन और सिंगल एक्शन, इट्स नॉट लाइक दैट। स्ट्रैटेजी टेक्स टाइम टू इवॉल्व। हम कल भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो हम कहते हैं लेकिन एक कंडीशन है भाई, कोई भी एक्शन है, कोई भी डिसीजन है, या स्ट्रीम ऑफ एक्शन एंड डिसीजन है, दैट कैन बी ए स्ट्रैटेजी प्रोवाइडेड इट इज क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग एडवांटेज बेस्ड ऑन रिसोर्सेज, और एडवांटेज बेस्ड ऑन व्हाट, पोजीशनिंग। और भी कुछ हो सकता है क्या, जरा सोचो। एक तो हमने देख लिया पोजीशनिंग, एक तो हमने देख लिया क्या, रिसोर्सेज। व्हाट एल्स, व्हाट एल्स। तो आप याद करो कि हमने एक एग्जाम्पल लिया था निरमा का, याद है आपको। हमने एक एग्जाम्पल किसका लिया था, निरमा का। क्या हो रहा था, ऐसा नहीं है कि निरमा वाज द फर्स्ट डिटर्जेंट पाउडर इन इंडिया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। ऑलरेडी बड़े बड़े ब्रांड थे। अब इंडिया में प्रॉक्टर एंड गैम्बल और HUL वर डोमिनेटिंग कंपनीज, एंड दे वर सेलिंग डिटर्जेंट पाउडर ऑलरेडी। वो क्या कर रहे थे, वो डिटर्जेंट पाउडर को ऑलरेडी बेच रहे थे, एंड सर्टेनली दे वर डोमिनेटिंग इट, है ना। ये क्या कर रहे थे, डोमिनेट कर रहे थे इस सेक्टर को। और इनका जो डिटर्जेंट पाउडर था वो थोड़ा हाई प्राइस का था। वो क्या था, हाई प्राइस का था, ठीक है। और दीज आर जाइंट कहना सही होगा, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत विशाल कंपनी है। इनसे लड़ना इतना आसान नहीं है, इनके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज है, आप इनसे लड़ नहीं पाओगे। ऐसे में एक छोटी सी कंपनी लॉन्च हुई, निरमा, है ना। घर के बरामदे में बनाते थे वो डिटर्जेंट पाउडर, छोटी सी कंपनी, है ना। ये निरमा है। इन्होंने क्या किया, सुनो। इन्होंने देखा कि मार्केट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मार्केट में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और वो अपॉर्चुनिटी ये थी कि एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी था, एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी था हु कुडंट अफोर्ड, जो इन महंगे डिटर्जेंट पाउडर को वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू हाई प्राइस। दे कुडंट अफोर्ड इट। उनके पास इतना महंगा सर्फ कैसे खरीदेंगे। वो कहते इतना, अच्छा सर्फ ही बोला जाता है, वो तो आप जानते हो कि ऐसी ब्रांडिंग है कि सर्फ ही बोल देते हैं लोग। तो इतना महंगा वो कैसे खरीदेंगे। वो क्या करते थे, लोकल खरीदते थे, घोड़ा छाप, हाथी छाप, तोता छाप, ये मिलता था मार्केट में, राइट। इतने मोटे मोटे सोप आते थे जिससे हाथ कट जाया करता था, अगर आप सही बोलो तो, स्मेल होती थी गंदे वाली। बहुत ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट वो यूज कर रहे थे, बट दे कुडंट अफोर्ड इट। इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया किसने, निरमा ने। निरमा ने कहा देयर इज अ गैप, देयर इज सर्टेन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी हु आर नॉट एबल टू अफोर्ड दिस। अगर इन्हें एक अच्छी क्वालिटी का डिटर्जेंट पाउडर कम प्राइस में ऑफर कर दिया गया तो ये निश्चित रूप से खरीदेंगे। And what they did is they used the minimum resources they had. कुछ था ही नहीं इनके पास, इन्होंने एक्चुअली मार्केट के ही रिसोर्सेज को अगर टेक्निकली देखा जाए तो यूज किया। एंड what they did, they launched their product on 1/4 प्राइस। जो इनका प्राइस था ना, उसके 1/4 प्राइस पे इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट को लॉन्च किया, और 1/4 प्राइस पे उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को क्या कर लिया, रियलाइज कर लिया। नाउ दिस इज अनदर वे ऑफ वैल्यू क्रिएशन। पहला क्या था, आपके पास एम्पल ऑफ रिसोर्सेज था, उन रिसोर्सेज को आपने यूज किया और एक ऐसी पोजीशन तैयार करी जिस पोजीशन के बाद आपने एंट्री बैरियर क्रिएट कर दिया कि कोई भी आपके पोजीशन को चैलेंज ही ना कर पाए। दूसरा तरीका क्या किया आपने, दूसरे तरीके में आपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया। आपका रिसोर्स रेयर है, आपका रिसोर्स वैल्यूएबल है, आपका रिसोर्स
को कॉपी करना बहुत मुश्किल है, और आपने उस रिसोर्सेज के आधार पे वैल्यू क्रिएशन किया और आपने एक यूनिक पोजीशनिंग गेन कर लिया। तीसरा आप क्या कह रहे हो कि नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट द अपॉर्चुनिटी लॉजिक। आप किसकी बात कर रहे हैं? आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं कि यू हैव आइडेंटिफाइड एन अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, और आपने चुपके से उस अपॉर्चुनिटी को क्या कर लिया? रियलाइज कर लिया। पता है क्या हुआ था? शुरू में जब HUL और PNG के मैनेजर से पूछने गए पत्रकार लोग, वो तो जाते ही हैं, उन्होंने पूछा भाई ये बताओ कि एक निरमा करके कोई प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, आपका क्या कहना है? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आया गया, ये नहीं चलने वाला। पूछा क्यों, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ठीक है ना, ये जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं ना, इनका ये कहना था कि ये निरमा वाले जिस सेगमेंट की बात कर रहे हैं ना, ये सेगमेंट ही एग्जिस्ट नहीं करता, इतना बड़ा सेगमेंट ही नहीं है। दे वॉन्ट बी एबल टू सेल। और विद इन 3 ईयर निरमा की सेल कितनी चली गई? विद इन 3 ईयर निरमा की सेल चलेगी 3,33,000 टन 3 साल के भीतर। अब आप समझ सकते हो कि उन्होंने क्या, मतलब कहते हैं सटीक अपॉर्चुनिटी को हिट किया, एंड तेजी से इनका प्रोडक्ट क्या हुआ? पॉपुलर होना शुरू हो गया इंडिया में, उस सेगमेंट में, लोअर इनकम वाले ग्रुप में। ठीक है, सो आप क्या कह रहे हो? इसका मतलब आप कह रहे हो सर ये हो गया वैल्यू क्रिएशन थ्रू, अब बात कर रहे हो आप किसकी? अपॉर्चुनिटी लॉजिक की। वैल्यू क्रिएशन थ्रू अपॉर्चुनिटी लॉजिक, ये हो गया आपका तीसरा। बात आई समझ में? सो आप क्या कहते हो कि जब हम वैल्यू क्रिएशन की बात करते हैं, जब हम स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो स्ट्रेटजी के थ्रू व्हाट वी आर डूइंग, हाउ यू कैन विन द गेम, तो आप कहते हो थ्रू वैल्यू क्रिएशन, दैट्स द ओनली वे, राइट? एंड दैट कैन बी डन इन 3 डिफरेंट वेज। या तो हम पोजिशनिंग एडवांटेज है हमारे पास, या हमारे पास रिसोर्स एडवांटेज है, या हम अपॉर्चुनिटी लॉजिक पे काम कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी को हमने आइडेंटिफाई किया और चुपके से उस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज कर लिया, राइट? अगर आपका अपॉर्चुनिटी और स्ट्रेंथ मैच कर जाता है, उस कंडीशन में आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा, आपकी स्ट्रैटेजी बहुत स्ट्रांग होगी, जैसे किसकी थी? निरमा की थी। अगर आप यूनिक पोजीशनिंग गेन कर पाते हैं और उसे डिफेंड कर पाते हैं, तो भी आप सस्टेनेबल रहेंगे और लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर आपका रिसोर्स रेयर है, वैल्यूएबल है, और आप इसको कॉपी नहीं होने दे रहे हैं, उस कंडीशन में भी आप लंबे समय तक क्या करोगे? सर्वाइव करोगे, ग्रो करोगे, प्रॉस्पर करोगे। व्हाट इज स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट? आप कहते हैं स्ट्रैटेजी का मतलब यही है बेसिकली। स्ट्रैटेजी हम कहते हैं, अगर मान लो कोई एक XYZ कंपनी है, XYZ कंपनी कह रही है कि मैं अपना एक यूनिट खोल रहा हूं श्रीलंका में, इज दैट अ स्ट्रैटेजी? यस और नो? बताओ। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। कहां खो गए तुम लोग? कहां खो गए? ये तो सोचना नहीं शुरू कर दिया सेना में भर्ती होते हैं ये तो सोचना नहीं शुरू कर दिया ना सेना में भर्ती होते हैं। अरे कुछ तो बोलो, क्या सवाल था मेरा? तो एक कंपनी है जो कह रही है कि मैं श्रीलंका में एक यूनिट खोलना चाह रहा हूं, तो क्या ये स्ट्रैटेजी है? क्या ये स्ट्रैटेजी है? उसी कंपनी का कहना है कि हम एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, क्या ये स्ट्रैटेजी है? तो एक कंपनी है, एक्स कंपनी, रफ है, इसको मत लिखना। एक एक्स कंपनी है, इसने कहा कि हम श्रीलंका में एक यूनिट डालना चाह रहे हैं, अपना हम यूनिट डालेंगे श्रीलंका में, तो इज दैट अ स्ट्रैटेजी? यही कंपनी कह रही है कि चलो हम एक प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं, एक नया प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे, इज दैट अ स्ट्रैटेजी? ये कंपनी कह रही है कि अगर हमारे स्टाफ ने अच्छा किया तो हम सबको बोनस देंगे, इज दैट अ स्ट्रैटेजी? टेल मी। ये कंपनी कह रही है कि ठीक है हम एक नए मार्केट में एंटर करते हैं, इज दैट अ स्ट्रैटेजी? इस कंपनी ने कहा कि चलो हम एक नया बिजनेस लॉन्च करते हैं, एक नया वेंचर स्टार्ट करते हैं, इज दैट अ स्ट्रैटेजी? इज दैट अ स्ट्रैटेजी? तो आप कहते हैं, हमेशा याद रखना, आपने कहा नहीं, अगर ये कंपनी कह रही है ना दे वांट टू ओपन अ यूनिट इन श्रीलंका, इज दैट अ स्ट्रैटेजी? आप कहना नो। कंपनी इज ट्राइंग टू लॉन्च अ प्रोडक्ट, इज दैट अ स्ट्रैटेजी? नो। इट्स HR पॉलिसी, इज दैट अ स्ट्रैटेजी? नो। इट्स मार्केट पोजिशनिंग, इज दैट अ स्ट्रैटेजी? नो। ये नया बिजनेस लॉन्च करना चाह रहे हैं, इज दैट अ स्ट्रैटेजी? नो। ये कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं है। These are not strategies, these are simple actions. This cannot be a strategy. But if the company के इन सारे के सारे actions को if you see in a combined way, that over the period of time, the company is going to do these things. कंपनी ने कहा कि हम श्रीलंका में यूनिट लगाएंगे, उसके बाद हम एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, हम एक नया वेंचर भी स्टार्ट करेंगे, और ये हमारी पॉलिसीज होंगी। ये सारे काम वो कर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम।
over the period of time to create a unique positioning. ये काम वो कर रहा है over the period of time to create a unique positioning, then that is strategy. Strategy is a deliberate plan of action. Strategy is a deliberate plan of action which is basically done to achieve the objective of the enterprise. Strategy evolves over period of time. So these may be single, आप इसको decision कह लो, आप इसको action कह लो, but this is not a strategy individually. Strategy is a deliberate plan of action. और हमने क्या कहा, अगर यही चीजों को over the period of time किया जाता है to achieve unique positioning, then these all together will be said as what? Strategy. तो स्ट्रैटेजी क्या है? एक पैटर्न है, स्ट्रीम है डिसीजन और एक्शन का, वेयर यू टेक लॉट ऑफ डिसीजन एंड एक्शंस टू अचीव अ पोजीशन और टू अचीव अ यूनिक पोजीशन. और एक बार उस यूनिक पोजीशन को अचीव किया, देन व्हाट वी हैव टू डू इज डिफेंड इट, ताकि हम क्या कर सके? सस्टेन कर सके. तो यूनिक पोजीशनिंग को ही आप दूसरे शब्दों में कहते हैं कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. क्या कहते हैं? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. तो आपको बताऊं, मैं एक सिंपल तरीका बताता हूं. याद कैसे रखेंगे सर इतनी सारी बातें? तो याद कैसे रखेंगे? देखो, आप बोलना कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन, कोई भी पॉलिसी, इनको हम स्ट्रैटेजी कह सकते हैं. कैन बी सेड एज अ स्ट्रैटेजी प्रोवाइडेड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्रिएटिंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज. Sustainable competitive advantage. Directed towards creating sustainable competitive advantage. तो क्या कहा आपने? एक्शन, डिसीजन या पॉलिसी, कुछ भी स्ट्रैटेजी हो सकता है, प्रोवाइडेड इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स क्रिएटिंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, है ना. तो एक ऐसा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जिसको हम लंबे समय तक सस्टेन कर सके. अगर हम सस्टेन करेंगे तभी वो हमारे लिए क्या होगा? प्रॉफिटेबल होगा. फिर आपने क्या कहा? स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. स्ट्रैटेजी टेक्स टाइम टू शो इट्स रियल इफेक्ट, है ना. ये लॉन्ग टर्म की बात करता है, ये लॉन्गेविटी की बात करता है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट की बात नहीं करता, है ना. सो स्ट्रैटेजी इज फ्यूचर ओरिएंटेड, वी नो दैट. तो स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. नाउ व्हाई वी आर सेइंग इट इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम? तो अगर एक लंबे समय में स्ट्रैटेजी के इवॉल्व होने की बात कर रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि बीच में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, और जो चेंजेस आपको करनी होंगी अपनी स्ट्रैटेजी में, एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव अनदर कॉन्सेप्ट जिसको हम प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव कहते हैं. आइडिया आया कुछ स्ट्रैटेजी का? क्या बोलोगे? व्हाट इज स्ट्रैटेजी? आपने कहा स्ट्रैटेजी कोई भी स्ट्रीम ऑफ डिसीजन एंड एक्शन है जिसके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, जिसके थ्रू हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्रिएट करते हैं और सस्टेन करते हैं. स्ट्रैटेजी कोई भी प्लान, पॉलिसी, एक्शन है जो हमें हमारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करवा दे. सस्टेनेबल होना चाहिए. सस्टेनेबल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर वो सस्टेन ही नहीं होता है, आपने देखो, आपने पहले कहा था पोजीशनिंग, तो आप पोजीशनिंग में गए, लेकिन साथ ही आपने कहा एंट्री बैरियर बनाओ. आपने क्यों कहा एंट्री बैरियर बनाओ? ताकि आप सस्टेन कर सको उस पोजीशन को. अगर आपने कब्जा कर लिया पीक ऑफ माउंटेन को और एंट्री बैरियर नहीं बनाया, मतलब गन्स वगैरह नहीं रखे, तब तो ये एक दिन का काम है. आपको आपके पोजीशन से उखाड़ फेंकेगी दूसरी कंपनी. तो आपको अपना पोजीशन गेन करना है और फिर एंट्री बैरियर बनाना है, ठीक है, सस्टेन होगा. दूसरे में आपने क्या कहा? रिसोर्स के आधार पे वैल्यू क्रिएशन. तो आपने कहा रिसोर्स रेयर है, डिफिकल्ट टू इमिटेट है. अभी जब आप डिफिकल्ट ऑफ इमिटेशन की आप बात करते हैं, तो अगेन दिस इज व्हाट? दिस इज अ काइंड ऑफ थिंग जो कॉपी नहीं हो सकता. कॉपी नहीं हो सकता तो सस्टेन होगा. ये भी क्या होगा? सस्टेनेबल होगा. सो आप जो भी तरीका अपनाते हैं उसमें आप सस्टेनेबिलिटी को जरूर लाते हैं ताकि लॉन्ग टर्म में आप प्रॉफिट अर्न कर सको. दिस इज योर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी. आगे और भी बहुत कुछ मैं बताऊंगा, आप सीखोगे, ठीक है. आ जाओ. स्ट्रैटेजी, इट इज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस डिजायर्ड इमेज, डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन. मतलब कंपनी क्या होना चाहती है, व्हाट इट्स वांट टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू, हाउ इट वांट्स टू डू थिंग्स and where it wants to go. है ना. कंपनी क्या करना चाहती है, ठीक है, कैसे करना चाहती है, कंपनी कहां देखती है अपने आप को डाउन द लाइन, दैट इज उसका जो लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट होगा, दैट इज बेसिकली योर स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी इज डिसाइडिंग द फ्यूचर ऑफ द बिजनेस, अगर टेक्निकली देखा जाए तो. अब
एनसॉफ का डेफिनेशन देख लेना, द कॉमन थ्रेड अमंग द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज एंड प्रोडक्ट मार्केट दैट डिफाइन द एसेंशियल नेचर ऑफ बिजनेस दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज और प्लान टू बी इन द फ्यूचर। इसको याद रखना, ग्लिक के डेफिनेशन को याद रखिएगा, सिंपल रहेगा। अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइन टू एश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज आर अचीव्ड। क्या बोलोगे? अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइन टू एश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज आर अचीव्ड। एंटरप्राइज के कितने बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, कोई बता सकते हैं? किसी भी एंटरप्राइज के बेसिक ऑब्जेक्टिव बता सकते हो मुझे? A unified, comprehensive and integrated plan of action designed to ensure that the basic objective of enterprise are achieved. And what are the basic objective? किसी भी एंटरप्राइज का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा बताओ? आप बोलोगे कि सर सबसे पहला तो हो गया सर्वाइवल, है ना? क्या करना होगा? सबसे पहले तो किसी भी फर्म के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होता है सर्वाइव करना। इंडस्ट्री में एंटर किया और क्या करना? सर्वाइव करना। उसके बाद आप बोलोगे सर ग्रोथ। हर एक कंपनी क्या चाहती है? ग्रो करना चाहती है, तो ग्रोथ भी एक मुद्दा है, वो भी बेसिक ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा क्या हो सकता है? तो आपने कहा सर प्रॉफिटेबिलिटी। एवरी कंपनी विल ट्राई टू अर्न व्हाट? प्रॉफिटेबिलिटी। यस, तो आप क्या कहते हैं? सर सर्वाइवल है, ग्रोथ है, प्रॉफिटेबिलिटी है। और क्या हो सकता है? आप कहते हैं स्टेबिलिटी। हर एक फर्म क्या गेन करना चाहती है? स्टेबिलिटी को गेन करना चाहती है। तो सर्वाइव करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, दीज आर द बेसिक ऑब्जेक्टिव। These are the basic objective and एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं efficiency. So these are the basic objective and to achieve these basic objective we will have a unified, comprehensive and integrated plan of action जिससे हम इसको अचीव कर सकें। और याद रखना, ये जो मैं आपको बेसिक ऑब्जेक्टिव कह रहा हूँ ना, इसी के अंदर सब कुछ आ जाता है। ध्यान से सोचो, इसी के अंदर आपको सब कुछ आता हुआ दिखाई देगा आपके बिजनेस का। So this is your strategy. देख तो थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, उस पर जरा बात कर लो। स्ट्रैटेजी इज कॉन्शियसली कंसीडर्ड एंड फ्लेक्सिबली डिजाइन्ड स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट एंड एक्शन टू मोबिलाइज रिसोर्सेज, टू डायरेक्ट ह्यूमन एफर्ट एंड बिहेवियर, टू हैंडल इवेंट्स एंड प्रॉब्लम्स, टू परसीव एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज एंड टू मीट चैलेंजेस एंड थ्रेट्स फॉर कॉर्पोरेट सर्वाइवल एंड सक्सेस। उसी बात को थोड़ा सा डिफिकल्ट अंग्रेजी में लिखा हुआ है, रटने मत बैठना, है ना? क्या याद रखना है क्या नहीं, मैं मार्किंग करवाता चलूंगा। Strategy is meant to fill in the need of organization for a sense of dynamic direction, focus and cohesiveness. Objectives and goals are essential to give a direction to business, but they do not fill in the need alone. सुन लिया आपने? इग्नोर करो। Strategy provide an integrated framework for the top management to search for, evaluate and exploit beneficial opportunities, to perceive and meet potential threats and crises, to make full use of resources and strengths, and to offset corporate weaknesses. वीकनेसेस। ठीक है, इसको क्या करोगे आप? सिंगल स्टार करो, इस स्टेटमेंट को सिंगल स्टार करो, इसको आप देखोगे, इसको आप समझोगे, इसको मैं, और यहीं से आपको एक ही स्टेटमेंट से आपको क्या मिलेगा? आप यू विल गेट योर कंप्लीट आइडिया। ठीक है, और एक डेफिनेशन हमें जो ध्यान में रखना है, दैट इज स्ट्रैटेजी इज यूनिफाइड, कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान ऑफ एक्शन डिजाइन टू एश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ एंटरप्राइज आर अचीव्ड। बस आपको ये एक डेफिनेशन ध्यान में रखना है, दैट्स इट। इन स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देना है और चले आना है नीचे वाले स्टेटमेंट पे, इसको हाईलाइट कर लेना। स्ट्रैटेजी प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क फॉर द टॉप मैनेजमेंट टू सर्च फॉर, इवैल्यूएट एंड एक्सप्लॉइट बेनिफिशियल अपॉर्चुनिटीज, टू परसीव एंड मीट पोटेंशियल थ्रेट एंड क्राइसिस, टू मेक फुल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड स्ट्रेंथ एंड ऑफसेट कॉर्पोरेट वीकनेसेस। जरा गौर करो, आपने 3 तरीके से वैल्यू क्रिएशन करने की बात सोची थी अभी। मैं चाहता हूं कि आप इस स्टेटमेंट को अपने तीनों तरह के वैल्यू क्रिएशन के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करो। करोगे या नहीं करोगे? तीन तरह से आपने वैल्यू क्रिएट किया ना, देखो उसी की बात हो रही है ना। सो व्हाट वी हैव टू सी इज, वी हैव टू सी क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या क्या पोटेंशियल थ्रेट्स हैं, क्या क्या क्राइसिस हैं जो हमें डील करने की जरूरत है, रिसोर्सेज को हम पूरी तरह से कैसे इस्तेमाल करें, स्ट्रेंथ को पूरी तरह से कैसे इस्तेमाल करें, और अपने वीकनेसेस को किस तरह से हम वार्ड ऑफ करें, है ना। इसी को डील करने का एक फ्रेमवर्क है बेसिकली आपका, जिसको आप क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी विल प्रोवाइड यू दिस फ्रेमवर्क, है ना। स्ट्रैटेजी क्या करेगा, आपको ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देखो वाला कब, राइट। तो यहां तक हम आ गए। तो क्या होता है स्ट्रैटेजी, क्या है? तो हमने कहा, आ जाइए एक और डेफिनेशन लिखते हैं। स्ट्रैटेजी
is a pattern, is a pattern in a stream of decision and action. Strategy is a pattern in a stream of decision and action. क्या है strategy? Strategy is nothing but a pattern in a stream of decision and action. Strategy is a pattern in a stream of decision and action. Strategy क्या है? एक pattern है in a stream of decision and action. So there are many decisions and there are many actions, right? और इसी के pattern को हम क्या कह रहे हैं? Strategy कह रहे हैं. इसका मतलब strategy में what we get is decision and action. What we get is decision and action. अब जरा गौर करो, डिसीजन का मतलब क्या है यहां? किस तरह के डिसीजन की हम बात करते हैं और किस तरह के एक्शन की हम बात करते हैं? तो हमने कहा सर अगर डिसीजन लेंगे तो एक्शन तो लेंगे ही ना. इजंट इट ऑब्वियस? बताओ ये ऑब्वियस है या नहीं है? अगर डिसीजन लेंगे तो एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे? बताओ. क्या अगर मेरे को एक्शन ना लेना हो तो क्या मुझे डिसीजन लेना चाहिए? हाँ या ना? बोलो आप लोग, जल्दी जवाब दो. अगर मुझे एक्शन नहीं लेना है तो क्या मुझे डिसीजन लेना चाहिए? हाँ या ना? अगर मुझे एक्शन नहीं लेना है तो क्या मुझे डिसीजन लेना चाहिए? आप क्या बोलोगे? नहीं सर मत लो. अगर आपको एक्शन ही नहीं लेना तो आप डिसीजन क्यों लोगे? राइट? अगर आपको, मैं फिर से एक बात कह देता हूं, मैं लाइव बैकअप बंद कर दूंगा. अगर तुम लोग, सारा बच्चा लोग क्लास में नहीं रहेगा तो तुम लोग सोचेगा बाद में हम वीडियो देख लेंगे, और वो बाद का वीडियो देखना जो होता है ना, वो होता नहीं है प्रैक्टिकली, है ना. उसमें क्या होता है? उसमें गड़बड़ होता है बहुत सारा. कभी देखा कभी नहीं देखा, और बाद में कहोगे कि सर ये छूट गया वो छूट गया. तो ये नहीं चाहिए. प्रेजेंट रहना होगा क्लास में. अगर क्लास से गायब हो गए, मैं बैकअप बंद कर दूंगा. मैं फिर से कह रहा हूं आपको, दूसरा ही क्लास है, मैं अभी भी समझा दे रहा हूं. डिसीजन आपने कहा नहीं सर मत लो ना. अगर आप एक्शन नहीं लेना चाहते तो डिसीजन मत लो. क्यों? तो डिसीजन लेने में जो आपका टाइम गया ना, जो रिसोर्स गया ना, वो भी बेकार हो गया. राइट? तो हम कहते हैं अगर आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो ना तो आप डिसीजन मत लो. अगर आप पढ़ने नहीं जा रहे हो ना तो आप अपना टाइम शीट मत बनाओ. टाइम शीट बनाने में जो 2 घंटा जाएगा ना वो भी बेकार है. टाइम शीट तभी बनाओ जब आपको पता है कि हाँ मैं पूरी मेहनत से पढ़ाई करूंगा, तभी टाइम शीट बनाओ, वरना मत बनाओ, कोई फायदा ही नहीं है उसका. डिसीजन अगर कुछ ले रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट करना जरूरी है. तो जब हम डिसीजन की बात करते हैं ना बालक, दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मुलेशन. दिस इज नथिंग बट योर फॉर्मुलेशन. डिसीजन में हम क्या करते हैं? फॉर्मुलेट करते हैं, क्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं. क्या 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 फॉर्मुलेशन की बात हो रही है यहां, इस बात को समझो. तो सबसे पहले एज अ बिजनेस वी फॉर्मुलेट, वी सी दैट व्हाट इज गोइंग टू बी आवर विजन एंड व्हाट आर आवर मिशंस. हमारे क्या विजन है, हमारे क्या मिशन है. कहानी यहीं से शुरू होगी. हमारे क्या विजन है और हमारे क्या मिशन है. कहानी कहां से शुरू होगी? कहानी यहीं से शुरू होगी. ठीक है? विजन एंड मिशन, क्योंकि ये विजन एंड मिशन बताता है. आपने क्या कहा? पहले आपने डिसाइड किया ना कि यू हैव टू बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. फिर तो आपने बाकी क्लासेस वगैरह की बात करी ना. सबसे पहले तो आपने यही डिसाइड किया था ना. तो जाहिर सी बात है बिजनेस को पहले ये डिसाइड करना होगा कि व्हाट द बिजनेस इज ट्राइंग टू बिकम. और विजन एंड मिशन को हम क्या करते हैं? सबसे पहले फॉर्मुलेट करते हैं. और यही विजन एंड मिशन को वी ब्रेक इनटू, इसी से हम डिराइव करते हैं. किसको? ऑब्जेक्टिव्स को. सो विजन एंड मिशन से हमने क्या किया? ऑब्जेक्टिव्स को डिराइव कर लिया. अब हमारे पास क्या आ गया? विजन एंड मिशन. एंड विजन एंड मिशन से हमने क्या डिराइव कर लिया? ऑब्जेक्टिव्स को डिराइव कर लिया. अब इन ऑब्जेक्टिव्स को हम अचीव कैसे करें? तो बताओ, ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास क्या होता है? तो हमने कहा सर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास होता है क्या? स्ट्रैटेजी. सो व्हाट वी डिड इज, हमने विजन एंड मिशन को डिफाइन किया, हमने ऑब्जेक्टिव्स अपना बनाया. ऑब्जेक्टिव्स बनाने के बाद हमने स्ट्रैटेजी को क्या कर लिया? फॉर्मुलेट कर लिया. So when we talk of the formulation, when we talk of formulation, so this is the formulation of vision and mission, setting of objectives and formulation of strategy. ये हमारे डिसीजंस हैं जो हम ले रहे हैं. करेक्ट? अब ये जो स्ट्रैटेजी हमने बनाया है इसको क्या करेंगे? डब्बे में बंद करके रखेंगे या? आप बोलोगे नहीं सर कतई नहीं, बिल्कुल नहीं. तो जाहिर सी बात है फॉर्मुलेशन के बाद हम चाहेंगे कि ये जो मेरा प्लान ऑफ एक्शन है, ये तो प्लानिंग है मेरी, तो ये जो मेरी प्लानिंग है इसको मैं एक्शन दे सकूं. और प्लानिंग को एक्शन देने का मतलब है कि हमारा अगला स्टेप आता है जिसको हम कहते हैं
इम्प्लीमेंटेशन, और इम्प्लीमेंटेशन में व्हाट वी डू इज वी गिव एक्शन टू डिसीजन। हम डिसीजन को क्या करते हैं, एक्शन दे देते हैं। तो स्ट्रैटेजी में जो कुछ भी हमने डिसाइड किया उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा किसमें, इम्प्लीमेंटेशन में। इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करेंगे, आप बोलोगे इसका मतलब है पुटिंग स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। पुटिंग स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन, स्ट्रैटेजी को हम क्या दे देंगे, एक्शन दे देंगे। सो पुटिंग स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन इज बेसिकली व्हाट, इम्प्लीमेंटेशन। तो जब आपने स्ट्रैटेजी को एक्शन दिया ना तो एक प्रॉब्लम आएगी। जैसा आप जानते हैं कि स्ट्रैटेजी इवॉल्व्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो बहुत सारे वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीजें बदलेंगी, बहुत सारी चीजें आपके हिसाब से नहीं होंगी, और बहुत सारी चीजें जो आपने डिसाइड किया था उससे डिफर करेंगे, डेविएशंस आएंगे तरह तरह के। क्योंकि आप जिस एनवायरमेंट में ऑपरेट कर रहे हैं वो भी स्टेबल नहीं होता, वो भी क्या रहता है, डायनामिक रहता है, वहां भी आपको चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे। तो आपको डेविएशन से बचने के लिए या डेविएशन को करेक्ट करने के लिए आपको अपने एक्शंस के रिजल्ट्स को लगातार इवैल्यूएट करना पड़ता है। आपको देखना होता है कि ये जो मैं स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट कर रहा हूं इसके क्या क्या आउटपुट आ रहे हैं, क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, और उन रिजल्ट्स को हमें लगातार क्या करना होता है, इवैल्यूएट करते रहना होता है, और अगर जरूरत पड़ी तो करेक्टिव एडजस्टमेंट करना होता है, जिसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। तो क्या क्या हमने इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल किया, जहां हम रिजल्ट को क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं, और साथ ही साथ जरूरत पड़ने पे करेक्टिव एडजस्टमेंट्स करते हैं, जिसको कहा जाता है कंट्रोल। सो यू हैव द फॉर्मुलेशन, you have the implementation and you have the evaluation and control। अब जरा गौर करो, जो आपने यहां विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव या स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने की बात करी, ये स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन आप किस आधार पे करोगे, बिना इस बात को समझे हुए कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं क्या नहीं है। आपने कहा था वैल्यू क्रिएशन थ्रू पोजिशनिंग, आपने कहा था वैल्यू क्रिएशन थ्रू रिसोर्सेज, आपने कहा था वैल्यू क्रिएशन थ्रू अपॉर्चुनिटी लॉजिक। नाउ टेल मी वन थिंग, क्या तीनों ही सिचुएशन में आपको नहीं लग रहा है कि जो आपके जो स्ट्रेंथ्स हैं वो अलग अलग होंगे? क्या आप तीनों ही तरीके से जब आप वैल्यू क्रिएशन करने की बात कर रहे हो तो आपको नहीं लग रहा है कि देयर विल बी सम डिफरेंसेस? तो जब आप स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने की बात कर रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन आपने किया किस आधार पे? आप मार्केट की अपॉर्चुनिटी को रियलाइज करना चाह रहे हो, और उसके लिए आपके पास वो स्ट्रेंथ अवेलेबल है या नहीं है, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये तब तक नहीं हो सकता फॉर्मुलेशन मेरा, ये फॉर्मुलेशन तब तक नहीं हो सकता मेरा जब तक हम एनालिसिस ना करें। तो सबसे पहले वी हैव टू डू द स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, सबसे पहले वी हैव टू डू द एनवायरमेंटल एनालिसिस। बिना एनवायरमेंटल एनालिसिस के फॉर्मुलेशन नहीं हो सकता। एनवायरमेंटल एनालिसिस का मतलब क्या है? एनवायरमेंटल एनालिसिस का मतलब है कि हम बिजनेस एनवायरमेंट को दो पार्ट में बांटते हैं। बिजनेस एनवायरमेंट को दो पार्ट में बांटते हैं, एक होता है हमारा इंटरनल एनवायरमेंट और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो वी हैव द इंटरनल एनवायरमेंट एंड वी हैव द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब ये जो आपका इंटरनल एनवायरमेंट है, इंटरनल एनवायरमेंट को जब आप एनालाइज करते हो, ये कंपनी के अंदर की बातें, जब आप इसे एनालाइज करते हो तो यहां से आपको दो फैक्टर्स मिलते हैं, एक होता है आपकी स्ट्रेंथ्स और आपके वीकनेसेस का आपको पता चल जाएगा। आपके स्ट्रेंथ्स और आपके वीकनेसेस का आपको पता चल जाएगा। मान लो यू हैव सफिशिएंट फाइनेंस अवेलेबल विद यू, तो वो आपका स्ट्रेंथ हो गया। मान लो यू हैव पुअर टेक्नोलॉजी, तो वो आपका वीकनेस हो गया। मान लो यू हैव पुअर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, तो वो आपका क्या हो गया, वीकनेस हो गया। मान लो यू हैव लो कॉस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी, वो आपका क्या हो गया, स्ट्रेंथ हो गया। ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की अंडरस्टैंडिंग आपको तब आती है जब आप अपने इंटरनल एनवायरमेंट को थॉरली स्टडी करते हो। देन यू स्टडी योर एक्सटर्नल एनवायरमेंट, और जब आप अपने एक्सटर्नल एनवायरमेंट को एनालाइज करते हैं, देन यू गेट व्हाट, यू गेट अपॉर्चुनिटी एंड यू गेट थ्रेट्स। और याद रखना, ये जो स्ट्रेंथ वीकनेस है और ये जो अपॉर्चुनिटी थ्रेट है, इसी के आधार पे हमारे स्ट्रैटेजी का फॉर्मुलेशन होता है। तो ये तब तक नहीं हो सकता जब तक हमने एनवायरमेंट को एनालाइज ना किया हो। और यही आपका सिलेबस है। पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन है एसएम का, दूसरे और तीसरे चैप्टर में आपका एनालिसिस है, ठीक है। चौथे चैप्टर में आपका क्या है, फॉर्मुलेशन है, स्ट्रैटेजिक चॉइस, और लास्ट चैप्टर में आपका इंप्लीमेंटेशन है। यही आपका सिलेबस है। तो जब भी कभी सिलेबस बनता है एसएम का, तो वो सिलेबस पूरी तरह से इस बात पे बनता है कि एसएम का प्रोसेस क्या है, उसी एसएम के प्रोसेस को अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं, पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन है, दूसरा और तीसरा चैप्टर एनालिसिस है।
इंटरनल और एक्सटर्नल और इंटरनल का। सेकंड आपका एक्सटर्नल है और थर्ड आपका इंटरनल है। फोर्थ चैप्टर का नाम है स्ट्रैटेजिक चॉइस, मतलब फॉर्मुलेशन। एंड फिफ्थ चैप्टर का नाम है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल आपका फिफ्थ चैप्टर में कवर हो जाएगा। इस तरह से इस पूरे प्रोसेस को 5 चैप्टर में आपको बांट दिया गया है और सारे प्रोसेस को आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप स्टडी करनी है। दिस इज द प्रोसेस ऑफ व्हाट, एसएम। इसी को हम कहते हैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के तहत ही हम स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करते हैं, स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट करते हैं और स्ट्रैटेजी को कंट्रोल करते हैं। चैप्टर के शुरू में सबसे पहला कॉन्सेप्ट किसका था, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का। क्या कहते हैं, द स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, management process is the set of activities that firm manager undertake to put their firm in the best possible position to compete successfully in the marketplace. Strategic management is made up of several distinct activities: developing firm's vision and mission, strategic analysis, developing objectives, creating and implementing strategy, measuring and evaluating performance, है ना। दिस इज व्हाट द एसएम इज ऑल अबाउट। तो एसएम की अगर हम बात करें तो एसएम में क्या क्या हो गया मेरे पास, तो हमने कहा सर एनालिसिस हो गया, उसके बाद विजन एंड मिशन को बनाया, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को बनाया, उसके बाद स्ट्रैटेजी को बनाया, उसके बाद उस स्ट्रैटेजी को क्या किया, इंप्लीमेंट किया और इवैल्यूएट किया। दीज आर द 5 टास्क। कितने टास्क हो गए, 5 टास्क हो गए टेक्निकली। जो 5 टास्क हमारा किस में होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में होता है, इसी को कहते हैं। तो एसएम एक प्रोसेस है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस जिसमें हम क्या करते हैं, वी क्रिएट स्ट्रैटेजी, वी डेवलप या वी क्राफ्ट स्ट्रैटेजी फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। आइडिया हमारा यही है कि हम सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को क्या कर सके, क्रिएट कर सके। फॉर दैट पर्पस वी हैव अ सब्जेक्ट जिसको आप क्या कह रहे हैं, एसएम कह रहे हैं। तो एसएम को कैसे डिफाइन करोगे, सिंपल तरीके से क्या बोलोगे आप बोलोगे एसएम refers to the process of formulation। सबसे पहले क्या हो गया मेरे पास, फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल, या फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी लिख दो तो और अच्छी बात है। इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल परफॉर्म्ड टू क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, टू क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। ये हमारा एसएम का बेसिक डेफिनेशन हो सकता है जो आसानी से आपके दिमाग में रहेगा, और कम से कम एक डेफिनेशन तो आपको पूरी तरह से क्या करना है, याद रखना है। क्या बोलोगे, एसएम रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल परफॉर्म टू क्रिएट सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, राइट। दिस इज योर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। तो 3 चीजों को आपने समझा, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट को एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी को। इज इट क्लियर? कहीं कुछ दिक्कत है तो पूछो। नो, इफ इट इज क्लियर लेट मी नो दैट इट्स क्लियर, राइट। स्पीड धीरे धीरे बढ़ाऊंगा मैं। अभी मैं आपको फंडामेंटल्स बता रहा हूँ, तो फंडामेंटल्स बताते वक्त आई विल गिव यू मोर टाइम, है ना। और ग्रेजुअली क्या होगा, हमारी स्पीड बढ़ेगी। फास्ट ट्रैक है तो जाहिर सी बात है स्पीड बढ़ेगी। तो आज आपने जो कुछ भी पढ़ा उसको निश्चित रूप से रिवाइज कर लेना अगली क्लास को ज्वाइन करने से पहले। आज बहुत कम टॉपिक आपने कवर किया, बट फंडामेंटल्स बहुत थे, है ना। कोर कॉन्सेप्ट बहुत सारे थे, और ये सारे कोर कॉन्सेप्ट आगे रिपीट होंगे, तो उससे मैं रेजोनेट करेगा, आपको याद आएगा कि हाँ सर ये आपने हमें सेकंड क्लास में समझाया था। तो आपको करना क्या है कि कल के क्लास को ज्वाइन करने से, कल संडे है तो टुमारो इज ऑफ, नाउ आवर क्लास विल बी ऑन मंडे। नाउ कब होगा, मंडे को। मंडे के क्लास को ज्वाइन करने से पहले व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में जो कुछ भी सुना उसको एक बार आप थॉरली रिवाइज कर लेना, एक बार अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेना। मंडे को आई विल बी आस्किंग फ्यू क्वेश्चंस, हम क्लास ही शुरू करेंगे क्वेश्चन से, और फिर आपको उन क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करनी है, राइट। जिसमें हो सकता है केस स्टडी हो सकता है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो, या हो सकता है वो डिस्क्रिप्टिव में हो। और वो आंसर आप तभी कर पाओगे जब आप रिवीजन करोगे। याद रखना, बिना रिवाइज के क्लास आओगे आपसे आंसर नहीं होगा। क्लासरूम में आप जितना ज़्यादा आंसर करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही बढ़ता जाएगा एसएम में। एसएम की यही कहानी है, एसएम बहुत ही कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, और ये हम सब वाकिफ़ हैं इससे। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस तो ऐसे ज़रूर होते हैं जो बहुत तगड़े क्वेश्चंस होते हैं। तो उसी हिसाब से हमें पूरे सिलेबस की प्रिपरेशन करनी है। तो कल के क्लास को ज्वाइन करने से पहले, परसों के मंडे के क्लास को ज्वाइन करने से पहले एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है, पढ़ लेना अच्छे से,
और फिर हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। 3 कॉन्सेप्ट आपने कवर किया है, मंडे को हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो वी विल स्टॉप हियर टुडे, सी यू ऑन मंडे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड, कीप शाइनिंग।